नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवनीत कौर। बीपीएससी उत्कर्ष के इस चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करती हूं और आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लेके आई हूं। आप सब जानते हैं G20 जो है वो अब G21 बन चुका है। आप यहाँ फोटोग्राफ से अंदाजा लगा सकते हैं G21 कैसे बना। हम सब जानते हैं कि अफ्रीकन यूनियन जो है, जो कि 55 देशों का संगठन है, अफ्रीकन यूनियन जो कि 55 देशों का संगठन है, वो अब G20 का पार्ट बन चुका है। यहाँ पे आप अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गले मिलते हुए देख सकते हैं। एक्चुअल में अफ्रीकन यूनियन को G20 का पार्ट बनाने की जो पहल थी वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, भारत के द्वारा की गई थी। इन्होंने G20 के बहुत सारे लीडर्स को लेटर लिखा था और बोला था कि अफ्रीकन यूनियन जो है उसको भी G20 में शामिल किया जाना चाहिए। तो G20 क्या है, G20 में पहले कौन से कंट्री थे, कैसे बना, भारत से होस्ट कर रहा है, ये सब चर्चा जो है वो हम इस पर्टिकुलर सेशन में करने वाले हैं। पहले देखते हैं G20 के मेंबर्स कौन कौन से थे। इसमें पहले G7 कंट्रीज आते हैं, जिसमें कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका आता है। फिर G8 हो जाता है इसका, जब हम इसमें रशिया को भी शामिल कर देते हैं। उसके बाद इन सब G8 कंट्रीज में कुछ और कंट्रीज जब शामिल करते हैं तब आपका G20 बनता है, जिसमें आपका अर्जेंटीना आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, ब्राजील आता है, चाइना आता है, यूरोपियन यूनियन आता है, इंडिया आता है, इंडोनेशिया आता है, मैक्सिको आता है, सऊदी अरेबिया आता है, साउथ अफ्रीका आता है, साउथ कोरिया आता है और टर्की भी आता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे साउथ अफ्रीका भी G20 का पार्ट है। तो आम सी बात है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कंट्री हैं, तो G20 के पार्ट में अफ्रीका के पूरे कॉन्टिनेंट से केवल साउथ अफ्रीका था जो कि शामिल था। तो अब क्या हुआ है, अफ्रीकन यूनियन के 55 मेंबर्स जो है, 55 मेंबर कंट्रीज जो हैं वो भी G20 का पार्ट बन गए हैं, क्योंकि अब G20 को G21 बना दिया गया है। ठीक है, तो पहले सिर्फ साउथ अफ्रीका शामिल था, अब और देश भी हैं जो अफ्रीकन यूनियन के, वो इसमें शामिल हो चुके हैं। हालांकि साउथ अफ्रीका अफ्रीकन यूनियन का भी पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और नोटिस कीजिए आप, यहाँ पे आपने G20 के अगर लेटेस्ट इवेंट न्यूज में देखे हो, फोटोग्राफ्स देखे हो, तो आपको बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो है वो भी वहां नजर आई होंगी। पर बांग्लादेश जो है वो मेंबर नहीं है G20 का। यहाँ पूरे कंट्रीज की लिस्ट में देखिए, क्या आपको बांग्लादेश नजर आ रहा है? बांग्लादेश मेंबर नहीं है कंट्री का, सॉरी G20 ग्रुपिंग का। ब्राजील जो है वो है, बी से ब्राजील है पर बांग्लादेश नहीं है। तो बांग्लादेश जो है और उसके साथ बहुत सारे और कंट्रीज जो हैं, भारत ने उसको इनवाइट किया है G20 की मीटिंग में, तो वो इनवाइटेड कंट्रीज हैं। पर G20 के मेंबर कंट्रीज में आपके ये सब आएंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अब ये G21 बन चुका है। और यूरोपियन यूनियन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर कंट्रीज जो हैं, यहाँ पे लिखा है ना, उसके मेंबर कंट्रीज भी इसका पार्ट है। तो यूरोपियन यूनियन कोई कंट्री नहीं है, पर कंट्रीज का एक संगठन है जो कि G20 का पार्ट हुआ। मतलब ये हुआ कि G20 में पहले 19 कंट्रीज थे प्लस एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था यूरोपियन यूनियन। अब क्या हुआ है, 19 कंट्रीज हैं, 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई हैं, एक आपकी यूरोपियन यूनियन, एक आपकी अफ्रीकन यूनियन, जिनके कंट्रीज भी G20 का पार्ट बने हैं। यहां से मैं उम्मीद करती हूं आपको ये चीज क्लियर है। और G20 है क्या, हमें ये भी समझना होगा। तो देखिए, G20 जो ये है, ये एक्चुअल में एक डिफरेंट डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्रीज का संगठन है। इंटर गवर्नमेंटल आप इसे बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन। इसको साल 1999 में 1999 में एस्टैब्लिश किया गया था। उससे पहले एशियन क्राइसिस हुआ था, जिसको एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस कहा जाता है। ये क्राइसिस एशियन कंट्रीज में हुआ था, उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी उस टाइम पे। फिर इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए तब इसको बनाने का जो है वो सोचा गया, और इसमें भारत जो है वो भी शामिल है। हम सब जानते हैं G20 जो है ये आपका इस बार भारत में होस्ट हो रहा है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, भारत होस्ट कर रहा है G20 को। एक चीज और ध्यान देंगे, G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, जिस कंट्री में होस्ट होता है वहीं पे इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो बना दिया जाता है। आप यहाँ फोटोग्राफ देख सकते हैं कि अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट जो हैं, जिनका नाम है आजली असुमानी, जिनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गले लगाया था, उनका नाम है आजली असुमानी। ये अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। इनको यहाँ पे इनवाइट किया गया इंडिया के द्वारा, ताकि G20 में इनको जो है वो शामिल किया जा सके और ये परमानेंट मेंबर बनेंगे G20 के
क्योंकि G20 इनके परमानेंट मेंबर बनने के साथ, अफ्रीकन यूनियन के परमानेंट मेंबर बनने के साथ क्या हो जाएगा, एक आपका स्टेप आगे चला जाएगा और G20 1 हो जाएगा। अब एक बात सोचिए, अफ्रीकन यूनियन में वो कंट्रीज आते हैं मैक्सिमम जिनका इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया, और आपको याद हो कि अभी हाल फिलहाल में न्यूज में लगातार एक टर्म चल रही है जिसको बोलते हैं ग्लोबल साउथ। ये ग्लोबल साउथ की टर्म आपने सुनी होगी। दरअसल ग्लोबल साउथ और नॉर्थ क्या है? ग्लोबल नॉर्थ में कहा जाता है वो कंट्रीज आते हैं जो शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं, डेवलप्ड हैं। ग्लोबल साउथ में वो कंट्रीज आते हैं जो थोड़े से लीस्ट डेवलप्ड हैं, जिनका इतना ग्रोथ नहीं हो पाया, जिनकी आवाज कम है, मतलब उनको इतना सुना नहीं जाता। तो अब क्या कहा जा रहा है कि हमें ग्लोबल साउथ को वॉइस देनी होगी, उनको वोकल बनाना होगा। अगर G20 में अफ्रीकन यूनियन शामिल हो जाता है तो ग्लोबल साउथ की जो आवाज है वो यहाँ पे मजबूत हो जाएगी। वो अपने चैलेंजेस को, अपने कंट्रीज के चैलेंजेस को और पूरे ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के चैलेंजेस को क्या कर पाएंगे, सामने रख पाएंगे। क्योंकि G20 में केवल डेवलपिंग कंट्रीज नहीं बल्कि बहुत डेवलप्ड कंट्रीज भी बैठते हैं, उनके लीडर्स भी बैठते हैं। तो ये बहुत अच्छा मूव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ग्लोबल साउथ जो है उस रीजन को आवाज देने का। इसको नॉर्थ साउथ करके ऐसे मत डिवाइड कर दीजिएगा कि एटलीस्ट लिया और सेंटर से डिवाइड करके चेक किया। मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई है उसी से जाएंगे। ग्लोबल साउथ में लेस डेवलप्ड कंट्रीज, थोड़े से कम पावरफुल कंट्रीज जो हैं वो अपनी आवाज जो है वो रेज करते हैं, अपने इंटरेस्ट को रेज करते हैं। क्योंकि देखिए फितरत होती है कमजोर को दबाना, वो चीज नहीं होनी चाहिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी, इसलिए ये जो है इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। अब यहाँ अफ्रीकन यूनियन आप देख सकते हैं 55 कंट्रीज हैं इसमें। साउथ अफ्रीका जो है वो भी इसका पार्ट है और वो पहले से G20 का भी पार्ट था। और ध्यान रखेंगे एडिस अबाबा जो कि इथोपिया में है, एडिस अबाबा इथोपिया में हेडक्वार्टर है किसका, अफ्रीकन यूनियन का। हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद भारत जो है वो G20 को होस्ट कर रहा है। इसका मेन समिट जो है वो न्यू दिल्ली में हो रहा है। वासुदेव कुटुंबकम, ये फिलॉसफी कह लीजिए, टैगलाइन कह लीजिए, थीम कह लीजिए, वो रखा गया है भारत के द्वारा G20 के समिट का। वासुदेव कुटुंबकम की जो फिलॉसफी है ये रामानुजाचार्य जी के द्वारा दी गई थी और इस फिलॉसफी का मतलब होता है कि होल यूनिवर्स इज अ फैमिली, कि पूरे यूनिवर्स में जो भी लोग हैं वो एक परिवार हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वन अर्थ, एक पृथ्वी, वन फैमिली, एक परिवार, एक फ्यूचर, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये थीम रखा गया है किसका, G20 का। तो थीम पूछा जाए, फिलॉसफी कहाँ से ली गई है वो पूछा जाए तो आप सब लोग क्लियर रखेंगे इस चीज को। रामानुजाचार्य जी की वासुदेव कुटुंबकम की फिलॉसफी को फॉलो किया है। भारत 2023 इंडिया जो है वो इसका नीचे टैग लाइन है और G20 में आपका केसरिया रंग यूज किया गया है, तिरंगे का व्हाइट रंग यूज किया गया है और आपका हरा रंग यूज किया गया है। तो ये जो आपके ट्राई कलर हैं इनको यूज करके जो पिक्चर है, ये कह लीजिए लोगो जो है उसको तैयार किया गया है। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये 18वां G20 समिट है जो कि न्यू दिल्ली में आपका कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए नटराज का बहुत बड़ा स्टैचू जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। एक्चुअल में भारत मंडपम न्यू दिल्ली का वेन्यू है जहां पे G20 की सबसे पहली मीटिंग हुई है, जहां पे सारे लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात भी करी। भारत मंडपम के एंट्रेंस पे नटराज का जो स्टैचू है जो कि लॉर्ड शिवा को सिंबलाइज करता है उसको लगाया गया है और ये 27 फीट लंबा स्टैचू है, 27 फीट टॉल स्टैचू है और ये स्टैचू आपका अष्ट धातु से बना हुआ है, 8 धातुओं से। नटराज की जो मूर्ति है इसकी जो हिस्ट्री है वो चोला एम्पायर के साथ जाके कनेक्ट हो जाती है। जो चोला वंश थे, चोला वंश में नटराज के स्टैचू को बनाया गया था और ये ब्रॉन्ज का बना हुआ था उस टाइम पे, यानी कि उस टाइम पे इसको कांस्य से बनाया गया था चोला वंश के टाइम पे। और अब ये अष्ट धातु से बना के 27 फीट लंबी प्रतिमा जो है ये भारत मंडपम में मेन वेन्यू जो है G20 का वहां पे लगाई गई है। नटराज की अगर आप मूर्ति को स्टडी करते हैं तो आप ये पाएंगे कि एक हाथ में ड्रम है, एक हाथ में अग्नि है। तो ड्रम जो है वो क्रिएशन का प्रतीक है कि जो शिव है, लॉर्ड शिवा, वो क्रिएटर भी हैं। फायर यानी कि जो अग्नि है वो दिखाती है कि वो विनाशक भी हैं, डिस्ट्रॉयर भी हैं। उनका एक पैर आपको उठा हुआ नजर आ रहा होगा, इसका मतलब है कि वो हमें रीअश्योरेंस दे रहे हैं, हमें ये दिलासा दे रहे हैं कि मैं हमेशा आप लोगों की रक्षा के लिए आपके साथ हूँ। दूसरे पैर के नीचे आपको कुछ दिख रहा होगा जिसको उन्होंने दबा रखा है, ये आपका इल्यूजन है, यानी कि जो माया या फिर डिल्यूजन का जो वर्ल्ड है, माया की जो नगरी है
उसको उन्होंने पैरों के नीचे क्या कर रखा है, उसको उन्होंने पैरों के नीचे दबाया हुआ है। तो नटराज की मूर्ति जो है इसको अच्छे से समझना है। आसपास में आप हेलो देख रहे हैं, मतलब एक सर्कल देख रहे हैं। कहा यह जाता है कि ये जो सर्कल है ये समय के चक्र काल को दिखाने वाला या दर्शाने वाला सर्कल है। फिर यहाँ पे आप कोणार्क टेम्पल को देख सकते हैं। कोणार्क टेम्पल ओडिशा का बहुत फेमस टेम्पल है, सूर्य देवता को डेडिकेटेड ये टेम्पल है। अब ऐसा नहीं है कि कोणार्क में हो रहा है मीटिंग, एक्चुअल में भारत मंडपम जो कि न्यू दिल्ली में वेन्यू बनाया गया है, वहां पे कोणार्क का बहुत बड़ा मुराल बनाया गया है। मुराल क्या होता है, दीवार पे बनाई जाने वाली पेंटिंग। बहुत बड़ा मुराल पेंटिंग जो है कोणार्क का, वो भारत मंडपम पे बनाया गया है। और इसी भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसी कोणार्क के मुराल के सामने बहुत सारे लीडर्स को क्या किया गया, हेलो किया गया, या कह लीजिए उनको ग्रीट किया गया। तो इससे कोणार्क जो है, कोणार्क का सन टेम्पल ओडिशा का, ये आपने लगभग हर तस्वीर में देखा होगा। यहाँ आप इनके साथ यूएस के प्रेसिडेंट को भी देख सकते हैं। कोणार्क का जो सन टेम्पल है ये आपका सूर्य देवता को डेडिकेटेड टेम्पल है। इसके ये जो चक्र आपको दिखाई दे रहे हैं, कुल ये आपके 12 चक्र हैं और 12 दूसरी साइड हैं, तो इस तरीके से 24 हो गए। कहा यह जाता है कि ये 24 घंटे को दर्शाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये 12 महीने को दर्शाते हैं। इसके अलावा 7 घोड़े आपको यहाँ पे नजर आएंगे, मतलब इसी टेम्पल में। और कहा जाता है कि ये 7 घोड़े जो हैं ये एक्चुअल में 7 दिन जो होते हैं हफ्ते के, उनको सिंबलाइज करते हैं। और कोणार्क का ये जो सन टेम्पल है इसको नरसिम्हा देवा के द्वारा बनाया गया था। नरसिम्हा देवा जो कि गंगा डायनेस्टी के रूलर थे, इनके द्वारा बनाया गया था। ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। साल 1984 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इस कोणार्क के टेम्पल को क्या कर लिया था, शामिल कर लिया था, जो कि पूरी ओडिशा में सूर्य देवता को डेडिकेटेड टेम्पल है। अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि कुछ इनवाइटेड कंट्रीज भी हैं, जैसे कि बांग्लादेश इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20। इसी तरीके से बहुत सारी और कंट्रीज हैं जो मेंबर नहीं है, पर भारत ने उनको इनवाइट किया है। उसमें आपके कौन कौन सी कंट्रीज हैं इनवाइटेड, एक आपका बांग्लादेश है, फिर आपका इजिप्ट है, मॉरिशियस है, उसके बाद नीदरलैंड है, नाइजीरिया है, ओमान है, सिंगापुर है, स्पेन है और यूएई है। तो ये कुछ इनवाइटेड कंट्रीज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक चीज और आप ध्यान रख सकते हैं कि अफ्रीकन यूनियन जो है वो पार्ट बन चुका है, क्योंकि G20 का, तो ये 55 देश हैं इसमें। और इसको अफ्रीकन यूनियन को सिरते डेक्लारेशन से बनाया गया था। तो अगर पूछा जाए सिरते डेक्लारेशन किससे संबंध रखती है, तो अफ्रीकन यूनियन की फॉर्मेशन जब हुई थी तो सिरते डेक्लारेशन स्टार्ट हुई थी, तब ये फॉर्मेशन हुई थी। अब आप ये देख सकते हैं G20 प्रेसिडेंसी की लिस्ट है, मतलब इसको ट्रियोका कहा जाता है। यानी कि इसमें यह दिखाया गया है कि पिछले साल प्रेसिडेंसी किसके पास थी, इस साल प्रेसिडेंसी किसके पास है G20 की, और फ्यूचर में किसके पास होगी। तो पिछले साल इंडोनेशिया जो है 2022 में उसके पास G20 की प्रेसिडेंसी थी। हाल में 2023 में भारत होस्ट कर रहा है G20 को। अगले साल 2024 में ब्राजील जो है उसके पास प्रेसिडेंसी रहेगी। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका ट्रियोका बन गया, जो आपको ध्यान रखना है। बस लास्ट में वही G20 का लोगो है और ये दर्शाता है भारत की एक इमर्जिंग पावर को, कि किस तरीके से भारत जो है वो ग्लोबल साउथ की आवाज बन के उभर रहा है। और इससे ग्लोबल साउथ को क्या मिलेगा, और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और आगे चल के हम सब जानते हैं अफ्रीकन यूनियन के कंट्रीज अगर यहाँ G20 में शामिल होते हैं और भारत के साथ उनका ऑलरेडी बहुत अच्छा रिलेशन है, तो आगे चल के यूनाइटेड नेशन जो आपका सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें इंडिया जो है उसको परमानेंट सीट भी मिल सकती है। तो इससे दोनों कंट्रीज जो हैं वो आगे चल के, अफ्रीका का कॉन्टिनेंट के कंट्रीज और एशिया के कंट्रीज कह लीजिए, वो आगे चल के एक साथ आगे बढ़ सकते हैं और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खुद की पोजीशन जो है उसे और भी ज्यादा क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। अभी ये मीटिंग्स चल ही रही हैं। G20 पे एक न्यू दिल्ली लीडरशिप डेक्लेरेशन जो है वो भी निकाला गया है। ये लीडरशिप डेक्लेरेशन, इसके इंपॉर्टेंस, इसके पॉइंट्स जो भी हैं उसको हम डेली करंट अफेयर जो सुबह 8 बजे होता है BPSC उत्कर्ष के चैनल पे, उसको धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे ही। ये जो डेक्लेरेशन है इसमें मेन इसकी चर्चा इसलिए हो रही है कि रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, इस डेक्लेरेशन में उसका भी पूरा स्ट्रेटेजी और सोल्यूशन जो है वो देने की कोशिश की गई है। तो ये डेक्लेरेशन भी आपका G20 से समिट से ही रिलेटेड है। और आगे इसमें जो भी न्यूज अपडेट होता रहेगा उसको डेली करंट अफेयर के सेशन में आप लोग सुबह 8 बजे देख सकते हैं, जो कि इसी चैनल पे होता है।
इसके अलावा ब्रह्मास्त्र की सीरीज जल्द ही इस चैनल पे आने वाली है, क्योंकि हम सब जानते हैं आपका 69 बीपीएससी जो है वो ऑलरेडी आने वाला है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो कोई एक भी तैयारी का फैक्टर आपकी तरफ से और हमारी तरफ से कम ना रह जाए और आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकें। धन्यवाद।